हेलो दोस्तों, तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। कल वी कुडंट रिकॉर्ड दिस लेक्चर, सो कल और आज के बहुत सारे आर्टिकल्स आज वील बी डिस्कसिंग। ऑल्सो बहुत सारे पुराने आर्टिकल्स भी होते हैं दैट आई फील यू शुड नो अबाउट। लास्ट टाइम भी हमने एक बैड बैंक वाला आर्टिकल आपके लिए इंक्लूड किया था, तो जो भी मुझे पुराने आर्टिकल्स भी मिलेंगे जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, दैट ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला जो आपकी न्यूज़ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीडीपी है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है न्यूज़पेपर, वो कह रहा है कि आपको रादर देन ग्रोथ लेवल आपको ये देखना चाहिए कि जीडीपी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, और हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि व्हाई। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी थी बहुत ही टिपिकल सी न्यूज़ थी कि कोविड के चलते भी जब हमें लग रहा है कि पूरा इंफ्रा बैठा हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बिलियनर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली रिच हो रहे हैं ना। दिस सीम्स अ वेरी टिपिकल सॉर्ट ऑफ ए न्यूज़, बट इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने एसेज में मेंशन कर सकते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू। नेक्स्ट, ड्राफ्ट EIA नॉर्म्स जो है ना, ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स है, इस पर कुछ डिस्कशंस करेंगे हम आज। ऑल्सो जैसा कि आपको पता है कि चाइनीज़ ऐप्स हैं जो कि बैन हो रही हैं, तो किस तरह से ये बैन लागू होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पे भी वील बी डिस्कसिंग। ऑयल सेक्टर पे बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में लेस और लेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, इसके कुछ इश्यूज डिस्कस्ड हैं। प्लस इंडिया चाइना पे एक और तरीके का रादर वेरी टिपिकल व्यू पॉइंट इज डिस्कस्ड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल में, तो इस पर कुछ बातें होंगी। एंड एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है विच सेड कि इंडिया अभी जिस इकोनॉमिक मुद्दे से गुजर रहा है उसको रिकवर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा सेक्टर है, कैसे, दिस ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, एंड द लास्ट न्यूज़ ऑपरेशन ट्विस्ट, आपको पता है कि क्या होता है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, विल बी डिस्कसिंग। RBI दोबारा से इसका नया फेज लॉन्च कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात कहते हैं, इस आर्टिकल में ना एक बात हो रही है कि आपको ग्रोथ रेट पे नहीं जाना चाहिए, रादर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीडीपी देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जीडीपी होती क्या है, एक सिंपल सी चीज देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, है ना, यानी कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब ये आर्टिकल कहता है कि मान लो कि आपको ये पता करना है कि इंडिया कितना ग्रो कर रहा है ना। अगर आप मान लो कि अभी कोविड क्राइसिस है, डेफिनेटली जीडीपी कम होगा, राइट। पर वो कह रहे हैं कि आपको अगर समझना है कि इस क्राइसिस का एक्चुअल इंपैक्ट क्या था, आप ग्रोथ रेट मत देखो, रादर आप वैल्यू पे जाओ। कैसे? वैसे तो एक बहुत टिपिकल सा एग्जांपल है, मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ, ठीक है, कि आपको क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मान लो कि आप कोविड क्राइसिस के बीच में आपकी जीडीपी है 100, ठीक है, वैसे तो ट्रिलियंस की बात है, बट लेट्स टॉक अबाउट 100, ठीक है। सो कह रहे हैं कि कोविड क्राइसिस के समय आपकी जीडीपी की वैल्यू थी 100, मान लो अब कम होके वैल्यू आ गई 50 पे, सिर्फ अजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, मान लो वैल्यू कम होके आ गई 50 पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले साल 50 से हमने ग्रो किया और हमारी वैल्यू आ गई 70 पे, उसके अगले साल हमने और ग्रो किया और हमारी वैल्यू आ गई 90 पे, ठीक है। अगर मैं अब इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप देख रहे हो, इवन दो हमने ग्रो किया है, यहाँ पे वैल्यू में 20 से ग्रो किया, यहाँ पे वैल्यू में 20 से ग्रो किया, पर अगर मैं वैल्यू एक्चुअली देखूं तो हम तो अभी तक वापस 100 पे पहुंचे ही नहीं है। तो द मोमेंट आई से कि मेरी जीडीपी बढ़ी है, मैं तो पिछले वाले से कंपेयर कर रही हूँ ना, तो 50 से तो 70 डेफिनेटली ज़्यादा है, 70 से 90 और भी ज़्यादा है, राइट। लेकिन अगर मैं 90 पर भी आई हूं, मैं अपनी इनिशियल वैल्यू पर भी वापस नहीं पहुंची, ठीक है। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इसको उन सिंपल शब्दों में बताया गया है कि हमें जीडीपी की एक्यूरेट वैल्यू पर भी ध्यान देना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो वेरिएबल्स को आप यहाँ कंसिडर मत कीजिए, बस बेसिक आर्टिकल में समझिए कि वो उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो कभी कभी ना आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या जीडीपी आपको सही वैल्यू देता है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ की, तो वहां पे आप इस एक पॉइंट को स्टेट कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, बहुत ही टिपिकल आर्टिकल था कि बहुत सारे बिलियनर्स हैं वो और रिच हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है ना, क्योंकि ऐसा क्राइसिस का समय चल रहा है, हमें लग रहा है कि सारा कुछ जो है एब्सोल्युटली
स्लो पेस पे चल रहा है या ठप हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि एब्सोल्युटली शट डाउन नहीं हुए। फॉर एग्जांपल आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, मान लीजिए कि आपकी ऐप्स बंद हो गई, ऐप्स तो चल ही रही हैं। मान लीजिए कि मुझे खाना ऑर्डर करना था, जैसे ही जोमेटो खुला पीपल हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग। या मान लीजिए कि पहले जो लोग मार्केट जा रहे थे नाउ दे हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग फ्रॉम अमेजॉन, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी कहीं चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये पूरा सेक्टर बूम कर रहा है, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि उनके कुछ फैसेट्स चल रहे हैं। तो कभी भी अगर आपको इस क्राइसिस पे कोई ऐसे आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब शुरुआत में ये बात हुई थी तो कहा था कि विटामिन सी बहुत आपको खाना है, तो विटामिन सी टैबलेट सडनली बहुत ज़्यादा बिकने लग गई। तो मेडिसिन सेक्टर के कुछ फैसेट्स भी चल रहे हैं। ऑल्सो भी न्यूज़ आई है कि फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है रिलायंस पे। तो अगेन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टिपिकल डिवाइड है हैव्स और हैव नॉट्स में, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के नॉर्म्स हैं। तो कोई भी जब ड्राफ्ट होता है वो पब्लिक फीडबैक के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ बातें हुई हैं। तो बिफोर वी गेट टू इट कि इश्यूज क्या हैं, आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। इंडिया ने जो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को साइन किया था, राइट। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है पहली बार एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई और उसके अकॉर्डिंगली एक डिक्लेरेशन बनाई गई। अब क्योंकि इस डिक्लेरेशन को साइन किया था, इंडिया ने वाटर एक्ट बनाया, फिर पोल्यूशन एक्ट बनाया, लेकिन एनवायरमेंट के लिए एक टिपिकल एक्ट तब तक नहीं था। ओनली व्हेन जो भोपाल गैस लीक आपने सुना होगा जब 1984 में हुआ, उसके बाद इंडिया ने 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। नाउ अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न फ्रॉम हियर इज द सीक्वेंस भी आ जाता है कि पहले कौन सा एक्ट आया, बाद में कौन सा एक्ट आया। और हमारी टेंडेंसी होती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को सबसे फर्स्ट मार्क करने की। सो दिस इज नॉट टू बी डन। तो ये आपने बैकग्राउंड याद रखना है। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट आया ना, ड्राफ्ट अभी एक्ट तो नहीं बना। तो प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उन्हें EIA जो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट का असेसमेंट है उनको लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा EIA प्रोसेस था इसको बार बार मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करने के बाद अभी रिसेंटली एक ड्राफ्ट आया है। अब ड्राफ्ट के आने से पहले भी कुछ मुद्दे थे। क्या मुद्दे थे कि मान लो कि आपने EIA किसी एक्सटर्नल एजेंसी से कराया, एजेंसी की रिलायबिलिटीज क्या है, व्हाट इफ यू पेड द एजेंसी एंड गॉटन इट डन, तो अनरिलायबल एजेंसीज। अब एक और मुद्दे क्या है, बार बार आप अमेंडमेंट करते जाते हो, कभी कोई इंडस्ट्रीज के अंडर आ जाती है, कभी कोई नहीं आती। तो हमेशा ही पीरियोडिक अमेंडमेंट्स बेनिफिशियल नहीं है। ऑल्सो पहले क्या है कि इतनी स्ट्रिक्ट ये मुद्दे थे कि डेवलपर्स कहते थे भाई हम तो कुछ डेवलपर ही नहीं कर पाते, कॉन्स्टेंटली रेड टेपिज्म है, कॉन्स्टेंटली फाइल पे फाइल आगे बढ़ी जा रही है और कॉन्स्टेंटली पैसे लग रहे हैं बट बेनिफिट हो नहीं रहे। तो इन सभी चीज़ों को न्यू ड्राफ्ट में रिजॉल्व किया गया। कैसे कि गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत ज़्यादा हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है, कि मान लो कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनको स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट कहा जाता है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे रीजन्स जहां डिफेंस और सिक्योरिटी की बात है, वहां पे उन रीजन्स में एनवायरमेंट इम्पैक्ट कैसे होगा या किस तरह की कंस्ट्रक्शंस होंगी, राइट। इसके बाद जो है ये सब स्ट्रेटेजिक रीजन्स में होता है और इसमें ऑब्वियसली क्योंकि डिफेंस और सिक्योरिटी की बात है आम आदमी के पास पावर कम होती है। लेकिन अब क्या हो गया कि पूरा डिसीजन कि कौन सा रीजन स्ट्रेटेजिक है, कहाँ पे उन रीजन्स के आसपास चीज़ें बनेंगी नहीं बनेंगी, या मान लो कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो किसी एनवायरमेंट सेंसिटिव जगह बनना है बट लेकिन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, तो ये डिसीजन अब सरकार करेगी और पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जाएगी। एक और चीज़ जो इसमें मुद्दा है, मुद्दा क्या है कि वो कह रहे हैं बॉर्डर एरियाज पे जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगी, रोड्स या पाइपलाइंस जो हैं, उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रायर क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। अब मान लो कि नॉर्थ ईस्ट है, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितनी ज़्यादा बायोडिवर्सिटी है, तो वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में रोड्स या पाइपलाइंस है, अब उनके लिए कोई क्लियरेंस की बात नहीं है। तो मान लो कि इतने बायोडिवर्स एरिया में अगर आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने से पहले वहाँ पे कोई भी क्लियरेंस नहीं लोगे, कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं करोगे, तो हाउ विल दैट वर्क। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। अगेन बहुत सारे इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि प्रायर क्लियरेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देख लो अभी सब ये सब ड्राफ्ट में ही है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बिल में, लेकिन अभी तक ड्राफ्ट की बात हो रही है। अगेन बहुत सारे ना ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, मान लो कि आपका प्रोजेक्ट है और आपका प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो क्लियरेंस के लिए। अब आप बोल सकते हो कि मैं एक रेमिडिएशन का प्लान बनाऊंगा और मैं इन
ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करूंगा जिससे कि जितना मैंने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई हो सके। तो इसका मतलब है एक जगह की जगह वो दूसरी जगह कोई और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और अब पब्लिक कंप्लेंट्स अबाउट वायलेशंस की बात है ही नहीं। तो आप देख रहे हो एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के हिसाब से आप बिजनेस रीजन्स को यानी कि डेवलपर्स की फेवर में इस पर्टिकुलर बिल को लेके आए हो। तो यहां पे आर्टिकल कहता है कि अब सरकार को, अभी तो चलिए ड्राफ्ट है, इवेंचुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप बिजनेस रीजन्स को, डेवलपर्स को फेवर करना चाहते हो या एनवायरनमेंट को। बेसिकली ये सब बिजनेस के फेवर में क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया में आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। तो बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है? इसमें सरकार को एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल था विच स्पोक अबाउट कि टिकटॉक वगैरह को आपने बैन कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार का मन आया और सडनली कर दिया। देयर हैज टू बी अ लीगल बायस फॉर इट। तो जो लीगल है वो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, याद रखोगे आप। इस एक्ट में कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है या डिफेंस के अगेंस्ट है या सिक्योरिटी के अगेंस्ट है या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, डेफिनेटली सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। तो सरकार क्या कह रही है कि हमें बहुत सी कंप्लेंट्स मिली हैं कि बहुत सी मोबाइल ऐप्स का मिसयूज हो रहा है, जो आपका डेटा है ये बाहर की कंट्रीज में भेजा जा रहा है, इसीलिए हमें ये इमरजेंसी मेजर लेना पड़ा। अब किस तरह से ये बैन होगा? जब आप इन ब्लॉक्स ऐप्स के पर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये ऐप ब्लॉक कर दी गई है और इनका ब्लॉक क्यों गई है? बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा। ऑल्सो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐप है, ठीक है, तो इवेंचुअली इट विल स्टॉप वर्किंग। पर हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी यूज हो सकता है, वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और अगर अब तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ये इसका डाउनलोड क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। अब इंपैक्ट ऑफ द बैन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे ऐसे वीडियोज हैं दैट यू कीप ऑन वॉचिंग, है ना, तो उनको इनसे पैसे मिल रहे हैं, राइट। तो और मेजॉरिटी टिकटॉक वीडियोज आप देख रहे हो इंडियन क्रिएटर्स हैं यहाँ पे, तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो तो एब्सोल्युटली बंद हो गया। अब सिर्फ टिकटॉक की बात नहीं है, 50 ऐसी ऐप्स हैं, तो इन ऐप्स पे जो इंडियंस काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स भी एट स्टेक हो जाएंगी। ये भी समझना ज़रूरी है। ठीक है जी। चलिए अगली चीज़ पे आते हैं कि वाई इज इंडिया प्रोड्यूसिंग लेस एंड लेस ऑयल। बहुत सिंपल है कि इंडिया में जितनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है ये वेल से आ रही है, राइट, जिन्हें आप तेल के कुएं कहते हो। दीज वेल्स आर एजिंग, राइट, एंड ऑब्वियसली इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। ठीक है, बट एक तरफ से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है लेकिन न्यू डिस्कवरीज जो हैं वो नहीं हो रही, न्यू डिस्कवरीज का लैक है। और मान लो अगर न्यू डिस्कवरीज हो भी गई तो प्रोसेस इतना लंबा है कि एक बार आपको मान लीजिए कि कुछ सैंक्शन मिला, लाइक आपके अप्लाई होने से लेके और पूरा प्रोसेस खत्म होने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि तब तक जो प्रोडक्शन के सारे मुद्दे थे वो रिजॉल्व ही नहीं होते और हमारा जो ये प्रोसेस है इसको फॉलो करते करते ये प्रोडक्शंस कहीं बीच में ही रह जाते हैं। तो अभी क्या है, देखो दिक्कत क्या है, अभी ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें 2 डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, ONGC एंड ऑयल इंडिया, दोनों ही सरकारी कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं ही नहीं बहुत ज़्यादा। और मान लीजिए अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं भी तो मैंने जो कहा कि बहुत ज़्यादा डिलेज हैं। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक्रीजिए लाइसेंसिंग प्रोग्राम निकाला है ना, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि अब आप खुद अप्लाई कर सकते हो कि आपको सो एंड सो ऑयल फील्ड से एसोसिएट होना है, अकॉर्डिंगली इट विल बी डन। बट ऑब्वियसली इसके रोल आउट होने में और उसको पूरा प्रोसेस होने में डेफिनेटली समय लगेगा। ऑल्सो जितने भी ये एसोसिएटेड लोग हैं इससे वो कह रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो आप हमारा ऑयल सेस कम कीजिए, रॉयल्टीज कम कीजिए, राइट, उस पर भी अभी बात नहीं है। ठीक है, अब चाइना ने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी एक समय पे, उन्होंने क्या किया कि एक स्पेसिफिक फ्लोर प्राइस बोल दिया ऑयल प्रोड्यूसर्स को कि मान लीजिए कि ऑयल चाहे नुकसान, ऑयल सेक्टर चाहे नुकसान में भी जाए, हम आपको एक स्पेसिफिक प्राइस डेफिनेटली देंगे। तो दैट वे कहीं ना कहीं उनके रिस्क कवर होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं इनमें इंटरेस्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए। ठीक है जी, ओके। एक बहुत ही इंडिया चाइना का एंगल, बहुत ही बढ़िया एंगल था, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि
मुद्दे क्या चल रहे हैं फिलहाल कि बाउंड्री टॉक्स कहीं ना कहीं सही नहीं हो पा रही, ट्रेड में मुद्दे आ रहे हैं। आप देख रहे हो चाइना की बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक करने की बात है, और हमेशा से चाइना ने इंडिया जब एक ग्लोबल लेवल पे आना चाहता है उसको ब्लॉक किया है ना। इस बार हुआ है कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी यूएनएससी के लिए उसको चाइना ने डायरेक्टली अपोज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमेशा से ही मुद्दे रहे। तो पैरेलली ना आप समझना कि क्या क्या चीज़ें हो रही है फिलहाल। मान लो कि इंडिया रशिया और इंडिया यूएसए को हम समझें तो पहले जो था इंडिया का झुकाव हमेशा से ही रशिया की तरफ था, लेकिन अब आप देखोगे हाल फिलहाल में हमारे यूएस से रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों? एक और रीज़न भी इसका क्या है कि जितना चाइना अपनी पावर बढ़ाएगी, ठीक है, तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो चाइना के अगेंस्ट इंडिया की हेल्प के लिए आएंगी ही नहीं। तो क्या इंडिया उन कंट्रीज के पास जाए जो वैसे भी चाइना से कमजोर है और इंडिया की मदद नहीं करेंगी? नहीं, इंडिया जो है यूएस के पास जा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट वो इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि यूएस इंडिया को इंटेलिजेंस भी दे रहा है अगेंस्ट चाइना इन दीज टाइम्स। वैसे रादर आप न्यूज़ देखो तो यूएस ने ये भी कहा है कि ये जो गालवान वैली के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं चाइनीज प्रीमियर से ही आए हैं। बट अगेन पुष्टि होना ना होना इज अ डिफरेंट इशू, बट ऐसे कुछ मुद्दे हैं। ऑल्सो पैरेलली आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, आरआईसी समिट हुआ, राइट, रशिया चाइना एंगल भी है। कहीं ना कहीं अगर रशिया चाइना एक साथ हो जाते हैं तो एक पावर ब्लॉक भी बनने की उम्मीद रहती है। और रादर ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि इस आर्टिकल में कहते हैं कि चाइना प्रेशराइज कर रहा है रशिया को कि भाई आप इंडिया से जो है जो भी आप उनको डिफेंस चीजें सेल कर रहे हैं वो भी आप कम करें। तो इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा इस समय में इंडिया क्या करना चाहता है। तो आप जो भी न्यूज़ पढ़े इन पॉइंट्स को याद रखें, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इसको समझिए कि वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी कितनी स्लो चल रही है अभी, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो वो कह रहे हैं एक चीज़ तो आपको पता है ना कि जितना इकोनॉमी में पैसा आएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो वो कह रहे हैं देखो मुद्दे क्या आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पे कट्स हैं, जॉब कट्स हैं, अनसर्टनिटी है। फिर वो कह रहे हैं कि जनता को ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो वो स्पेंडिंग लिमिट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सेव करें तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, ग्लोबल ट्रेड भी कम हो रही है। तो वो कह रहे हैं कीन्स की थ्योरी कहती है मान लीजिए आपको डिमांड को बढ़ाना है तो जीडीपी क्या था जो टोटल वैल्यू थी, तो किसी ना किसी कंपोनेंट ऑफ जीडीपी को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कौन सा पार्ट एक्सपैंड करें, तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि कोई और एक्सपेंडिचर नहीं करा तो सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सरकार एक्सपेंडिचर किस में बढ़ाए, वो कह रहे हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इंफ्रा में इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ तो बढ़ेगी प्लस बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होंगे। ऑल्सो वो कह रहे हैं आप इंफ्रा बॉन्ड्स लेके आइए, क्योंकि इनमें डेफिनेटली ग्रोथ है तो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करते हैं। वैसे तो अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो आपको पता है कि आरबीआई पैरेलली जो है अपने बॉन्ड्स खरीद भी सेल भी कर रहा है और खरीद भी रहा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ हो रही है, दो तरह के बॉन्ड्स है ना, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म कुछ समय के बाद ही आपको पैसा मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में कम टाइम पे मिलता है। अब आरबीआई क्या कर रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो है वो सेल कर रहा है, राइट, और आपने ये खरीद लिए। अब आपने खरीदे तो पैसा किसके पास आया, आरबीआई के पास। अब जो मनी आरबीआई के पास यहाँ पे आई वो मनी आरबीआई ने इन्वेस्ट कर दी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदने में। दिस इज व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म बेच के पैसा लेके आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें पता नहीं होती और हम डायरेक्टली जो है बस बॉन्ड्स की पैरेलल खरीद को या सेल करने को ही टर्म्स को हम याद कर लेते हैं, तो ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है जी। बलूचिस्तान की न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, सर ने आज बिग न्यूज़ में इसको कवर किया है, तो जस्ट गो बैक रीड अबाउट इट, यू विल सी कि हम बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको और बहुत सारे आर्टिकल्स बताती रहूँ, बहुत नए पर्सपेक्टिव्स बताती रहूँ। मेक श्योर आप इनके नोट्स बनाएं, इनको कहीं नोट कर लें, दैट वे यू विल सी बाय द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट्स आपके पास आते रहेंगे। ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।